हेलो व्यूअर्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 9वीं की अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा में आने वाले 5 महत्वपूर्ण अंतर वाले प्रश्न। इसमें से 2 या 3 प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर आएंगे ही सही। तो हम शुरू कर रहे हैं विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों की पूरी सीरीज। तो यह पहला है जिसमें है अंतर वाले 5 प्रश्न हम तैयार करेंगे और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम तैयार कर रहे हैं आपकी अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा की संपूर्ण तैयारी के लिए। तो पहला प्रश्न है भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में अंतर बताइए। तो इसका उत्तर है भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। इस प्रकार से लिखकर हम अंतर बताएंगे। पहला अंतर है भौतिक परिवर्तन में पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है। तो ये अंतर वाले प्रश्न बहुत आसानी से तैयार करने वाले हैं, बहुत ही सरल तरीके से। आप इनको 1 या 2 बार पढ़ भी लोगे तो आपको बहुत आसानी से याद रहेंगे। तो पहला अंतर था भौतिक परिवर्तन में पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है। दूसरा अंतर है इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता। ये भौतिक परिवर्तन में हम लिखेंगे इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता, जबकि रासायनिक परिवर्तन में इसमें नया पदार्थ बनता है। तीसरा अंतर है ये परिवर्तन उत्क्रमणीय होता है। ठीक है, भौतिक परिवर्तन में हम लिखेंगे ये परिवर्तन उत्क्रमणीय होता है, मतलब वापस हम पुराना पदार्थ बना सकते हैं। जबकि रासायनिक में हम लिखेंगे ये परिवर्तन अनुत्क्रमणीय होता है। चौथे अंतर में हम उदाहरण देख लेंगे, जैसे लकड़ी से बुरादा बनना, ये भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। और यहाँ पर रासायनिक परिवर्तन में हम लिखेंगे जैसे दूध से दही बनना, ये रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। इसके बाद जो दूसरा अंतर वाला प्रश्न है वह है मिश्रण और यौगिक में अंतर बताइए। मिश्रण और यौगिक में अंतर बताइए। तो इसमें हम अंतर लिखेंगे मिश्रण और यौगिक में। पहला अंतर है मिश्रण में हम लिखेंगे 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थों के द्वारा बिना रासायनिक क्रिया के निर्मित पदार्थ मिश्रण होता है। 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थों के द्वारा बिना रासायनिक क्रिया के निर्मित पदार्थ मिश्रण होता है। जबकि यौगिक में हम लिखेंगे 2 या 2 से अधिक तत्वों के रासायनिक क्रिया से निर्मित पदार्थ यौगिक होता है। 2 या 2 से अधिक तत्वों के रासायनिक क्रिया से निर्मित पदार्थ यौगिक होता है। इसके बाद दूसरा अंतर है इसमें घटकों के गुण विद्यमान होते हैं। मिश्रण में इसमें घटकों के गुण विद्यमान होते हैं, जबकि यौगिक में हम लिखेंगे इसमें घटकों के गुण विद्यमान नहीं होते हैं। तीसरा अंतर है इसे घटक पदार्थों में भौतिक विधियों द्वारा पृथक किया जा सकता है, जबकि यौगिक में हम लिखेंगे इसे घटक तत्वों में भौतिक विधियों द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता। तो इस प्रकार से 3 अंतर है। और पहला जो अंतर है इसमें मिश्रण और यौगिक की परिभाषा आ गई है। मिश्रण किसे कहते हैं, यदि यह प्रश्न आता तो आप लिख सकते हो कि 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थों के द्वारा बिना रासायनिक क्रिया के निर्मित पदार्थ मिश्रण होता है। उसी प्रकार यौगिक किसे कहते हैं प्रश्न आता है तो आप लिख सकते हो 2 या 2 से अधिक तत्वों के रासायनिक क्रिया से निर्मित पदार्थ यौगिक होता है। तो इस प्रकार से 3 अंतर हमें याद कर लेना है। इसके बाद जो अगला महत्वपूर्ण अंतर वाला प्रश्न है वह है पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर बताइए। पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर बताइए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह। तो हमें इसमें अंतर देख लेते हैं पादप कोशिका और जंतु कोशिका में। तो पादप कोशिका में हम लिखेंगे पादप कोशिका पादपों में पाई जाती है। उसी प्रकार जंतु कोशिका में हम लिखेंगे जंतु कोशिका जंतुओं में पाई जाती है। इसके बाद दूसरा है इसमें हरित लवक होता है। पादप कोशिका क्योंकि पादपों में मतलब पौधों में पाई जाती है तो इसमें हरित लवक होता है, जबकि जंतु कोशिका में हम लिखेंगे इसमें हरित लवक नहीं होता है। तीसरा अंतर है इसमें कोशिका भित्ति उपस्थित होती है। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति उपस्थित होती है, जबकि जंतु कोशिका में हम लिखेंगे इसमें कोशिका भित्ति उपस्थित नहीं होती। चौथा अंतर है पादप कोशिका में इसमें सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता, जबकि जंतु कोशिका में हम लिखेंगे इसमें सेंट्रोसोम पाया जाता है।
फिर से हम देख लेंगे एक बार। पादप कोशिका में हमें लिखना है, पादप कोशिका पादपों में पाई जाती है, इसमें हरित लवक होता है, इसमें कोशिका भित्ति उपस्थित होती है और इसमें सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है। जंतु कोशिका में हम लिखेंगे, जंतु कोशिका जंतुओं में पाई जाती है, इसमें हरित लवक नहीं होता है, इसमें कोशिका भित्ति उपस्थित नहीं होती और इसमें सेंट्रोसोम पाया जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, प्रोकैरियोटिक व यूकेरियोटिक कोशिका में अंतर। प्रोकैरियोटिक व यूकेरियोटिक कोशिका में अंतर, तो हम लिखेंगे प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकेरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक में हम लिखेंगे इसका आकार छोटा होता है, जबकि यूकेरियोटिक में इसका आकार बड़ा होता है। दूसरा अंतर है, इसमें केंद्रीय पदार्थ बिखरा हुआ होता है, जबकि यूकेरियोटिक में इसमें केंद्रीय पदार्थ नाभिकीय झिल्ली द्वारा घिरा होता है। तीसरा अंतर है, झिल्ली युक्त कोशिका अंगक अनुपस्थित होते हैं, जबकि यूकेरियोटिक में लिखेंगे हम झिल्ली युक्त कोशिका अंगक उपस्थित होते हैं। ठीक है, फिर से एक बार देख लेंगे। प्रोकैरियोटिक कोशिका में हमें लिखना है इसका आकार छोटा होता है, इसमें केंद्रीय पदार्थ बिखरा हुआ होता है और झिल्ली युक्त कोशिका अंगक अनुपस्थित होते हैं। जबकि यूकेरियोटिक में हमें लिखना है इसका आकार बड़ा होता है, इसमें केंद्रीय पदार्थ नाभिकीय झिल्ली द्वारा घिरा होता है और झिल्ली युक्त कोशिका अंगक उपस्थित होते हैं। तो बहुत आसान है यह भी। इसके बाद जो अगला अंतर हम तैयार करेंगे वह है चाल और वेग में अंतर बताइए। चाल और वेग में अंतर बताइए। तो चाल और वेग में हम लिखेंगे, चाल में हम लिखेंगे किसी वस्तु द्वारा प्रति इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा प्रति इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। तो चाल की परिभाषा भी है, चाल किसे कहते हैं या चाल को परिभाषित कीजिए, यदि प्रश्न आता तो भी उत्तर यही आएगा। किसी वस्तु द्वारा प्रति इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। जबकि वेग में हम लिखेंगे एक निश्चित दिशा में वस्तु के कुल विस्थापन को वेग कहते हैं। एक निश्चित दिशा में वस्तु के कुल विस्थापन को वेग कहते हैं। तो यह वेग की परिभाषा भी है। तो इस तरह का अंतर यदि हम याद करते हैं तो अंतर भी याद हो जाएगा और इनकी परिभाषा उदाहरण सहित भी याद हो जाएगी। दूसरा है, चाल एक अदिश राशि होती है। चाल एक अदिश राशि होती है, जबकि वेग में हम लिखेंगे वेग एक सदिश राशि होती है। तीसरा अंतर है, वस्तु की चाल का परिणाम सदैव धनात्मक होता है। वस्तु की चाल का परिणाम सदैव धनात्मक होता है, जबकि वेग में हम लिखेंगे वेग का परिणाम धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है। वेग का परिणाम धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है। चौथा अंतर हम लिखेंगे जिसमें हम चाल का सूत्र लिख देंगे, चाल बराबर दूरी बटा समय। उसी प्रकार वेग में हम लिखेंगे वेग बराबर विस्थापन बटा समय। तो इसका सूत्र हो गया है और परिभाषा सूत्र दोनों ही हो गए हैं, हम आसानी से इसको कर सकते हैं। चाल में हम लिखते हैं किसी वस्तु द्वारा प्रति इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। चाल एक अदिश राशि होती है, वस्तु की चाल का परिणाम सदैव धनात्मक होता है और चाल बराबर दूरी बटा समय। उसी प्रकार वेग में हम लिखेंगे एक निश्चित दिशा में वस्तु के कुल विस्थापन को वेग कहते हैं। वेग एक सदिश राशि होती है, वेग का परिणाम धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है और वेग बराबर विस्थापन बटा समय। तो इस प्रकार ये 5 जो महत्वपूर्ण अंतर हमने तैयार करे हैं, इसमें से 2 या 3 आपके एग्जाम में जरूर आएंगे ही सही। और चैनल पर अब अर्धवार्षिक परीक्षा की तैयारी के वीडियो आने लग गए हैं। सारे महत्वपूर्ण वीडियो हम करेंगे और सबसे पहले हमने विज्ञान विषय की तैयारी शुरू कर दी है। विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न हम तैयार कर रहे हैं। इसके अगले वीडियो में हम 2-2 नंबर के प्रश्न तैयार करेंगे विज्ञान के। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए कक्षा 9वीं और 10वीं की संपूर्ण तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।